सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन सरस्वती सिंधु सभ्यता पर चल रहे थे। लेसन का अभी तक हमने एक भाग में देखा, जिसमें हमने जाना सभ्यता क्या है, इस सभ्यता का उद्भव कब हुआ था। आज के भाग में हम जानेंगे कि इस जो सभ्यता थी उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन कैसा था, इस सभ्यता ने समाज को क्या क्या दिया है और इसका पतन क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 10th हिस्ट्री लेसन 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता भाग 2। आज हम जानेंगे इस सभ्यता के कालक्रम। देखिए, सबसे पहला जो इसका चरण माना जाता है वो 4000 से 2600 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें कृषि संस्कृति जो थी वो 4000 से 3200 ईस्वी तक, और विकसित जो ग्रामीण संस्कृति थी वो 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व तक की मानी जाती है। जो इसका चरण 2 है, जिसे हम नगरीय काल या परिपक्व काल भी कहते हैं, 2600 से 1900 ईस्वी तक। जो अगला है इसका उत्तर काल, जिसे हम चरण 3 भी कहते हैं, वो है 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक। तो ये इसके 3 चरण में इसे विभाजित किया जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं कि वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए, वहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो काफ़ी खुशहाल था, सुखी था, सुविधाओं से परिपूर्ण था। जो खुदाई करने पर बहुत मात्रा में नारी की मूर्तियाँ मिली हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो परिवार थे मातृसत्तात्मक थे। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो है कि वहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के थे। जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ, दूध और मांस ये लोग खाना पसंद करते थे। थाली, गिलास, कटोरा, लोटा आदि बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के लोग आभूषणों के भी बहुत शौकीन थे। हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनते थे। जो धनी लोग थे वो कीमती आभूषण पहनते थे, और जो निर्धन वर्ग था वो साधारण सा ही था। यहाँ की जो स्त्रियाँ थी वो काजल, सुरमा, सिंदूर लगाती थी। शतरंज खेलना, डांस करना, शिकार करना यहाँ के लोगों का प्रिय शौक था। ये तो वहाँ का सामाजिक जीवन की बात हो गई। अब हम जानते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। देखिए, जो वहाँ के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय, अत्यंत समृद्ध लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्योंकि सरस्वती सिंधु क्षेत्र जो था उपजाऊ था, यहाँ के लोग गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास आदि की कृषि करते थे। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि वो लोग पालते थे। इनका प्रयोग दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए और ऊन के लिए वो करते थे। आगे जो था वो कृषि व यातायात के लिए वो बैल का प्रयोग करते थे। घोड़ा और ऊंट को भी उन्होंने पालतू जानवर बना रखा था। यहाँ के लोग जो हैं आभूषण, औजार, उपकरणों के लिए धातु की ढलाई का काम भी करते थे। इस काम में वो लोग दक्ष थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कला करना, उद्योग यहाँ की आर्थिक संरचना को मजबूती दे रहे थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए मार्ग, समुद्र मार्गों का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस सब से पता चलता है कि सभ्यता जो थी आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध थी। चलिए, अब हम इसके धर्म के बारे में भी जान लेते हैं। इन लोगों को धर्म में पूरा विश्वास था। इस परंपरा को बाद में भारतीय समाज ने अंगीकृत किया है। देखिए, ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। ये लोग पशुपति भगवान शिव की उपासना के जो अवशेष हैं वो मिले हैं खुदाई के दौरान। मूर्तियों पर मिला धुआं इस बात का निशानी है
कि यहाँ के लोग मूर्ति के सामने कोई ना कोई, जैसे गूगल लुबान, कोई ऐसी चीज़ जलाते थे जिससे कि धुआं हो। तो ये उनका धार्मिक जीवन था। चलिए अब हम जान लेते हैं इनका राजनीतिक जीवन। देखिए ये लोग जो हैं, इनमें राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, अस्त्र का भी इनके पास अभाव था। इन लोगों का ध्यान लड़ाई झगड़ों की तरफ ना जाकर व्यापार की ओर अधिक था। अब हम देख लेते हैं इन्होंने समाज को दिया क्यों है। सबसे पहली जो इनकी देन है वो है कांस्य धातु। यहाँ के लोगों को कांस्य धातु की मूर्तियाँ बनाना बहुत अच्छे से आता था। दूसरी जो इनकी देन है नगरीकरण। इन्होंने नगरीकरण की परंपरा शुरू की इस सभ्यता ने। तीसरी जो इनकी देन है नगर योजना, कि कहाँ पर स्नानगार होंगे, मकानों के दरवाजे खिड़कियाँ कहाँ खुलेंगी, वो जो एक सुंदर योजना बनाई गई थी नियोजित, वो इन्हीं की देन है। चौथी जो इनकी देन है वो है पर्यावरण प्रेम। वृक्षों की पूजा करना ये दर्शाता है कि ये लोग पर्यावरण के प्रेमी थे। शिल्पकला मोहरें, मन के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर की मूर्तियाँ इनकी शिल्पकला का परिचय करवाती हैं। उसके बाद है अनागार। जो अनाज बच जाता था उसे कैसे संभाल कर सुरक्षित रखते थे, वो भी इन्होंने विश्व को एक देन दी है। उन्नत कृषि पद्धतियाँ, जो कृषि करने के नए नए ढंग थे वो इन्होंने सबसे पहले अपनाने शुरू किए। अब देख लेते हैं सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। सबसे पहला जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सभ्यता का अंत इन्हीं कारणों से हुआ। बाढ़। मोहनजोदड़ो लोथल भगत राव के उत्खनन से बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ रही होगी। जलवायु परिवर्तन, जैसे जहाँ पर ये रह रहे थे वहाँ वर्षा का कम होना या नदी के सूख जाने का कारण भी इनकी बस्तियों के विनाश का कारण रहा होगा। महामारी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 42 कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि 41 की मौत मलेरिया से हुई थी। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन भी महामारी के कारण हुआ। विदेशी व्यापार में गतिरोध। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आई, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो ये भी उसके पतन का एक कारण बनी होगी। प्रशासनिक स्थिरता। ये लोग प्रशासन में उतने बढ़िया नहीं थे जितना कि ये लोग अन्य कार्यों में थे, जैसे शिल्पकला हो गई, कृषि हो गई। तो ये सब कारण इसके पतन के जिम्मेदार रहे होंगे। चलिए इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म होता है। बिल्कुल आसान लेसन है बच्चों, आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।